Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. क्या हम इक्वलिटी की जो बात करते हैं उसमें कहीं पहुंच पाए, या अभी भी यह है कि एक सेक्शन है जिसको हम मानते हैं कि वो ऐसा सेक्शन जो प्रिविलेज्ड है, वो प्रिविलेज सेक्शन है, और आज हमें मालूम है कि वो सेक्शन कौन सा प्रिविलेज सेक्शन है जो कुछ भी कर दे उनको कुछ नहीं होता। और ये बड़ा आसान है कि अगर मैं अभी जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके बारे में बात करूं, और जो आज का टॉपिक है इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मैं उसको परिभाषित कर दूं कि इनमें से न इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, न लिबर्टी एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई चीज़ डिपेंडेंट है, जैसे फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो फ्रेटर्निटी भी नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन जैसा अक्सर होता है, और हम लोग क्योंकि रोज़ाना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं, तो जब भी कुछ बात कहने की बात आती है तो लगता है कि सिर्फ जो घटनाक्रम है उसको ना बता करके कुछ संविधान के बारे में भी बताएं और दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताएं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इनका महत्व क्या है। जो हमने आज यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उसके बारे में कुछ बताएं। ये जो टर्म्स हैं, जिसको हिंदी में भी लिखा है, जो आपके पास पहुंचा होगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ 1789 के अंदर, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के ऊपर जो थिंकर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, जिनमें मॉन्टेस्क, वोल्टेयर, रूसो जैसे महान थिंकर्स थे, जिन्होंने पूरे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक दिशा दी। रूसो ने कहा कि व्यक्ति तो नेचुरल तरीके से स्वतंत्र है, उसके पास कोई बेड़ी तो नहीं, हम सब लोग स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए प्रकृति ने हमको ये वरदान दिया है या दिया है, जैसे पैदा होते हैं। लेकिन सबके फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं हर तरफ से, वो क्यों पड़ी हुई हैं? उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक सिविल सोसाइटी के अंदर लोगों को एक डायलॉग डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई डायलॉग नहीं होगा तब तक लिबर्टी हमारे हाथ से छिन जाएगी। ऐसे बहुत सारी बातें रूसो ने अपने चिंतन में कही, उन सब बातों का कहना भी आवश्यक नहीं। लेकिन जो वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, वो उसके कारण भी आप सभी को विदित हैं कि शोषण, एक छोटी क्लास का, जो लोअर क्लास बोलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, जो कृषक हैं, फार्मर्स हैं, उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाते जाना, एक प्रिविलेज क्लास है उसको सारे बेनिफिट देना और दूसरे लोगों को डिनाई कर देना, ये जो सारी चीज़ें थी, इससे ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये विचार पैदा हुआ है। इससे सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि अगर चिंतन हो, अगर विचार हो, तो वो विचार एक रेवोल्यूशन भी ला सकते हैं, ये चीज़ों को बदल भी सकते हैं। जो आर्टिकल 1 बना, जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, उसमें ये लिखा था, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सोशल डिस्टिंक्शंस कैन बी फाउंडेड ओनली ऑन द कॉमन गुड। ये जो बात की बात लिखी थी उन्होंने कि सोशल डिस्टिंक्शंस कैन बी फाउंडेड ओनली ऑन कॉमन गुड, इसको बाद में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब उसके बारे में चिंतन हुआ, परिवर्तित तो नहीं हुआ। चिंतन ये हुआ कि कॉमन गुड की जो हम बात करते हैं, उस कॉमन गुड का अर्थ क्या है। इसलिए जब
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आई, जो आप सब जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को आया था प्रभाव में, उसका आर्टिकल 1 इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर के इस तरह से लिखा गया, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन का था, जिसमें ये शब्द नहीं था डिग्निटी, वो शब्द डिग्निटी ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जोड़ा गया। मैं आपको सिर्फ ये लिंक बताना चाहता हूँ कि ये जो शब्दावली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से कहाँ से आई। संविधान बन गया था 26 दिसंबर 1949 को और इफेक्टिव हुआ, जैसा आप सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल के अंदर संविधान में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के अलावा उन्होंने एक फोर्थ पिलर भी जोड़ा जिसे बोलते हैं जस्टिस। ये जो बात है कि फ्रेटर्निटी किस तरीके से जोड़ी गई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा इसके बारे में, वो उन्होंने बोला 25 नवंबर 1949, ये बोलते हैं कि वो उनका लास्ट स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उन्होंने ये कहा, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. इस समाहित होना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर। Then he adds, they form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. डेमोक्रेसी की जो ट्रिनिटी है, इसको हम अलग नहीं कर सकते कि एक तत्व को हम दूसरे तत्व से अलग कर दें। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। विदाउट इक्वलिटी, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them. ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और आचार्य कृपलानी ने उस समय, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में ये है, उन्होंने अपलॉड किया, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की डॉक्टर अंबेडकर की, क्योंकि वो फ्रेटर्निटी का शब्द इस हमारे जो प्रियम्बल है उसके अंदर लेकर के आए थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग पहले हो चुकी थी। ये डॉक्टर अंबेडकर ही का कंट्रीब्यूशन है कि फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल में आया। आचार्य कृपलानी ने कहा, अगेन आई कम टू द ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रेटर्निटी विच इज अलाइड विद डेमोक्रेसी। इट मीन्स दैट वी आर सन्स ऑफ द सेम गॉड, प्लीज मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एज द रिलीजियस वुड से, but as the mystic would say, that there is one life pulsating through us all, or as the Holy Bible says, we are one of another. There can be no fraternity without this. ये हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया, ये उनकी बातें थी। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर 42nd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ऐड किया गया, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया
transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women. ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये समाहित किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसके पहले जो स्पीच दी थी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस बात के अंदर 1936 के अंदर ये बोला था, और ये जो हमारी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है सोसाइटी के अंदर उसको लेकर के ये बात कही थी। ये जो मैंने आपको पढ़ा उससे पहले कहीं पहले उनका लिखा हुआ आर्टिकल है, कुछ ही पार्ट में इसका पढ़ूंगा, सब नहीं पढ़ूंगा। I would not be surprised if some of you have grown weary listening to this tiresome tale of the sad effects which caste has produced. There is nothing new in it. I will therefore turn to the constructive side of the problem. What is your ideal society if you do not want caste? Is a question that is bound to be asked of you. If you ask me, my ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. And why not? ये बात अंबेडकर ने 1936 में अपने किसी आर्टिकल में कही थी जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हैं, जो इनइक्वलिटी की बात है, तो ये जो ट्रिनिटी प्रिंसिपल है वो क्यों नहीं आना चाहिए। What objection can there be to fraternity? I cannot imagine any. An ideal society should be mobile, should be full of interest channels for conveying a change taking place in one part to the other parts. In an ideal society, there should be many interests consciously communicated and shared. There should be varied and free points of contact with other modes of association. In other words, there must be social endosmosis. This is fraternity, which is only another name of democracy. आज जो हम बात कर रहे हैं फ्रेटर्निटी का, इसका अर्थ समझिए कि ये पूरी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, उसमें सब में समाहित है ये। Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoined, communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellow man. जो हम धर्म की बात करते हैं, धर्म को हमेशा रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन धर्म का जो अर्थ है वो है आपकी ड्यूटी दूसरे के प्रति। जैसे गांधी जी ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो वैष्णव जन किसको बोलेंगे? वैष्णव जन किसको बोलेंगे? फ्रेटर्निटी की बात क्या है कि आप दूसरे के दुख को जानते हैं और दूसरे के दुख को अगर शेयर करते हैं तो वही बंधुत्व का अर्थ है, वही फ्रेटर्निटी का अर्थ है। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही, और यही जो उसका महत्व है, वो महत्व ये है कि फ्रेटर्निटी ही बेसिस है पूरी डेमोक्रेसी का। इक्वलिटी और लिबर्टी की बात हम कर रहे हैं, वो बात भी बहुत लंबी है इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनी ऑब्जेक्शन टू इक्वलिटी। पूछते हैं कि क्या आपको इक्वलिटी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है? और ये प्रश्न हमारे पास बार बार आता है कि क्या भगवान ने हम लोगों को इस तरीके का पैदा किया है कि हम अनइक्वल हैं, कभी हो ही नहीं सकते बराबर? अगर कभी हो नहीं सकते तो फिर ये जो संविधान है या कानून है जिसके अंदर ये प्रावधान लिखे गए हैं कि सबको इक्वलिटी से ट्रीट किया जाएगा, उसका कोई अर्थ है या नहीं? अंबेडकर जी ने इस बात का उत्तर बड़ी अच्छी तरीके से दिया है। मुझे लगता है इक्वलिटी प्रिंसिपल को मैंने कई जगह पढ़ा, लेकिन मुझे ये लगा ये पढ़ने के बाद में कि इसके अंदर कितना सेंस है। मैंने अपनी वाइफ को भी पढ़ के सुनाया ये कि इक्वलिटी का है। दैट्स ए क्वेश्चन मार्क। दिस हैज ऑब्वियसली बीन द मोस्ट कंटेंशियस पार्ट ऑफ द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द ऑब्जेक्शंस टू इक्वलिटी में बी साउंड, and one may have to admit that all men are not equal.
But what of that? Equality may be a fiction, but nonetheless one must accept it is the governing principle. A man's power is dependent upon, number one, फिजिकल हेरिडिटी. हम सब लोग कहते हैं कि फिजिकल हेरिडिटी है, इसकी वजह से इनइक्वलिटी की बात है, तो पहला ये बात बोली उन्होंने. सेकंड, सोशल इनहेरिटेंस और एंडाउमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर, एजुकेशन, accumulation of scientific knowledge, everything which enables him to be more efficient than the savage. And finally, social inheritance की बात कही, दूसरा parental care की बात की. कई बार आप कहते हैं कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मेरे पास पढ़ने के लिए चीज़ नहीं थी, या मेरे पेरेंट्स ने किसी तरीके से पढ़ाया, या पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि जिनको पीने की आदत हो, रोजाना लड़ाई होती हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसकी वजह से इनइक्वलिटी मेरे पास आई. किसी के पास साइंटिफिक नॉलेज का एक्यूमुलेशन होता है, या एजुकेशन की दूसरी सुविधाएं होती हैं और किसी व्यक्ति के पास नहीं होती. तो दूसरा उन्होंने बताया ये कारण भी हो सकता है इनइक्वलिटी का. थर्ड इज ऑन हिज ओन एफर्ट्स. तीसरी बात, अपने स्वयं का प्रयास, क्योंकि हम स्वयं के प्रयास से उठने की कोशिश करते हैं. अनटचेबल्स हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, वो तो एक बात है. एफर्मेटिव एक्शंस अगर हुए, वो सारी चीज़ मिलने के बाद में, लेकिन स्वयं का प्रयास भी ज़रूर होता है कि आप लड़ें और इक्वलिटी की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू करें. इन ऑल दीज थ्री रेस्पेक्ट्स मैन आर अनडाउटेडली अनइक्वल. इन तीनों चीज़ों में हम सब लोग अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, इक्वलिटी नहीं है. बट द क्वेश्चन इज, shall we treat them as unequal because they are unequal? Now that's precisely the question. This is a question which the opponents of equality must answer. He wrote in 1936, the same question we should pose now, that those who say that the equality doesn't exist, or it is something which is utopia, but then there has to be some kind of semblance of equality, and then the question has ultimately to be put, shall we treat them as unequal because they are unequal? क्योंकि वो अनइक्वल हैं इसलिए हम उनको करें. मतलब ये माना जाए, दलित की बात जैसे आती है, क्योंकि जब रिजर्वेशन की बात आई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा कि हिस्टोरिक इनजस्टिस है, अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 में ख़त्म की, कि अनटचेबिलिटी की बात है कि ये सारे लोग, हम इनको छूते नहीं हैं, हिस्टोरिक इनजस्टिस इनके साथ हुआ है, और इनका कहीं स्टेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो क्या हम उनको अनइक्वल मान करके उसी स्थिति में छोड़ देंगे, या हम उनके लिए कोई प्रयास करेंगे? ठीक है, संविधान के अंदर उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन ला करके, अफर्मेटिव एक्शन लेकर के प्रयास किया, लेकिन अभी अगर हम देखें, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट आपको बताऊंगा जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट है, उसमें हमारी स्थिति क्या है. क्या हम इक्वलिटी की जो बात करते हैं उसमें कहीं पहुंच पाए, या अभी भी यह है कि एक सेक्शन है जिसको हम मानते हैं कि वो ऐसा सेक्शन जो प्रिविलेज्ड है, वो प्रिविलेज सेक्शन है, और आज हमें मालूम है कि वो सेक्शन कौन सा प्रिविलेज सेक्शन है जो कुछ भी कर दे उनको कुछ नहीं होता, और कौन सा दूसरा सेक्शन है जो अनप्रिविलेज्ड है, जिनके लिए संविधान भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिनके लिए कानून भी एग्जिस्ट नहीं करते, और बहुत सारी समस्याएं जो आपने देखी जो जर्नलिस्ट के साथ होता है.